हेलो एवरीवन। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के लिए दो थ्योरी है, एक है मैक्रो लेवल थ्योरी और दूसरा है माइक्रो लेवल थ्योरी। मैक्रो लेवल थ्योरी में हम यह देखते हैं कि जो भी किसी नेशंस के पास या फिर जो भी किसी बिजनेस फर्म के पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस करना, स्टैंडर्ड क्वालिटी के सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और उसे एक फेयर प्राइस पे, एक उचित मूल्य पर लोगों को उपलब्ध करवाना, ताकि लोग और समाज की भलाई हो सके। ठीक है। और अगर बात करते हैं हम लोग माइक्रो लेवल थ्योरी पे, तो फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है माइक्रो लेवल थ्योरी। इनका दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा कॉन्सेप्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो हम लोग एक एक करके इन दोनों के बारे में जानेंगे। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यह जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंगली कोई भी बिजनेस फर्म अपनी बिजनेस एक्टिविटी क्यों करता है? ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो ये जो पहला थ्योरी है माइक्रो लेवल की, जो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके अकॉर्डिंगली जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, उनका विशेष ध्यान बिजनेस यूनिट की प्रॉफिट पे रहता है कि कैसे उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। बहुत सारे विद्वानों का तो यह मानना है कि वो सारी एक्टिविटी करनी चाहिए किसी भी बिजनेस फर्म को, जिससे उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। ओके। लेकिन ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट के बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं। यह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देता है। तो कोई भी बिजनेस यूनिट अगर सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दे, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन तक एक्टिव नहीं रह सकता, लॉन्ग रन तक चल नहीं सकता। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉफिट और रिस्क का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड रिस्क। हमें पता है कि जितना ज़्यादा अधिक रिस्क होगा, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होंगे। ओके। तो प्रॉफिट और रिस्क दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है। अगर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मुझे ज़्यादा रिस्क उठानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये इसका ड्रॉबैक है कि ये इसमें रिस्क समाहित होती है। अगर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मुझे ज़्यादा रिस्क उठाने पड़ेंगे। दूसरा यह बात है कि बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस यूनिट्स अगर सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देंगे, तो वो जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको वो ध्यान नहीं देंगे, उस पर वो ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए शायद उनको प्रॉफिट कम करना पड़े। ठीक है। तो दूसरा ड्रॉबैक ये है। नेक्स्ट ये है कि प्रॉफिट जो भी है बेस्ड होता है, वो बहुत सारे पीछे के वर्षों में एक जो भी कैलकुलेशन होते हैं प्रॉफिट के, इसके अकॉर्डिंगली जो भी पीरियड ऑफ प्रॉफिट है, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता है। और हम जानते हैं कि करेंसी का एक अपना टाइम वैल्यू होता है। ठीक है। कुछ वर्षों पहले रुपया का डॉलर के मुकाबले क्या प्राइस था और अभी क्या प्राइस है, ये सब नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे ध्यान दिया जाता है। करेंसी के टाइम वैल्यू पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये जो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये भविष्य में होने वाली बातें हैं। तो भविष्य में प्रॉफिट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। उस कंडीशन में क्या, जब प्रॉफिट नहीं होगी, तो इस बात पे ध्यान नहीं देती है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके। और एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि प्रॉफिट के टर्म को एग्जैक्टली डिफाइन करना। हम किस मामले में प्रॉफिट का कौन सा हम कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है। मतलब प्रॉफिट
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट की अलग अलग बातें होती है। इसका जो एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होता है या फिर प्रॉफिट को कैसे डिफाइन किया जाए, अलग अलग बिजनेस यूनिट के लिए अलग अलग होती है। तो सबसे पहली सबसे बात आती है कि डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है? तो जब प्रॉफिट का डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात भी अधूरी लगेगी। तो ये थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक है। इसके बाद आती है एक कॉन्सेप्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो भी विद्वान हैं वो यह मानते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में नहीं रखते हुए एक किसी भी बिजनेस फर्म के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से बात है कि शेयर होल्डर्स के जो भी पैसे लगे हैं उनके वैल्यू को इंक्रीज करना। ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के संदर्भ में वॉर्न हॉर्न लिखते हैं, वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ कंपनीज इक्विटी शेयर। अर्थात कंपनी के जो इक्विटी शेयर है उनके वैल्यू को इंक्रीज करना ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। ओके। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है जो है एनपीवी इक्वल्स टू जीपीवी ऑफ फ्यूचर आउटफ्लो माइनस सी, जहाँ एनपीवी क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। जीपीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो है वो निश्चित दर पर डिस्काउंटेड भावी रोकड़ बहाव, और सी है कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके। इस फार्मूले से एनपीवी जो भी है, एनपीवी अगर मोर देन ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे कि बिजनेस फर्म के जो भी एसेट्स उनके वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है। अगर इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, एनपीवी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए तो हम यह कहेंगे कि इसके वैल्यू में ना ही कमी हुई है ना ही बढ़ोतरी हुई है। और एनपीवी अगर नेगेटिव हो तो हम कहेंगे कि इस बिजनेस फर्म के वैल्यू में कमी आई है। तो हम लोग कॉमनली यह कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है उसको उसके इंक्रीज पे हमको ध्यान देना है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इक्विटी शेयर के मार्केट वैल्यू पे ध्यान देना है, उसके वैल्यू को बढ़ाना होता है। तो अब बात यह आती है कि अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स के वैल्यू को मैक्सिमाइज करने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो क्या यह वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फॉलो कर रही है या फिर इन दोनों में डिफरेंस है? क्या यह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? तो ध्यान से देखा जाए तो अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स के वैल्यू को मैक्सिमाइज करेंगे, इट मीन्स उसका डायरेक्टली फ़ायदा किसे पहुंच रहा है? शेयर होल्डर्स को पहुंच रहा है, जो उनको एक लगभग स्थिर उनको एक रिटर्न ईयरली मिलता रहे। इसी पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंगली। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग इसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसमें कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, वो एक सोशल एंटिटी ही होते हैं। तो हम लोग जो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो मॉडर्न अप्रोच में देखे थे, 3 डिसीजंस थे, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन में। तो अगर हम लोग इन तीनों को सही से एग्जीक्यूट कर पाए तो हमारा यह जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट है इसका फुलफिलमेंट हो जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं हमें, ये अगर सही से एग्जीक्यूट होती है तो जो भी एक रिटर्न जिसके लिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वो एक रिटर्न एक सही मात्रा में वर्ष प्रति वर्ष आते रहे, वही तो चाहते हैं एक इन्वेस्टर्स, एक शेयर होल्डर्स। तो अगर इसे सही से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट का भी फुलफिलमेंट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।